ओके। यूजीसी नेट के हम पेपर देख रहे हैं जिसमें हमने जुलाई 2018 की कुछ क्वेश्चन को डिस्कशन किया है। इस पर 2 क्लास हमारी यहाँ आ चुकी है और आज हमारा इस पर 3rd क्लास है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 66 तक 66 से हम शुरुआत करेंगे और 100 तक इसके सभी क्वेश्चन हम देख लेंगे। तो पब्लिक एड के कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं और आईआर और फॉरेन पॉलिसी के क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो वो आज के क्लास में हम कर लेंगे। इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा जिसको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया गया उसका लिंक, वहाँ से आप ऐड ऐड हो जाइए चैनल के अंतर्गत, तो वहीं से आपको इसका जो पीडीएफ है वो मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 66 से हम शुरुआत करते हैं। ह्यूमन रिलेशन थ्योरी से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है। एल्टन मेयो जिसके फाउंडर माने जाते हैं, उन्हीं को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। ह्यूमन रिलेशन थ्योरी को हम उन्हीं के साथ में जोड़ते हैं। तो इन्हीं के द्वारा एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है जिसको हम ऑर्थोन के प्रयोग हम कहते हैं और ये कब किया जाता है? ये एक लंबे समय तक किया जाता है, 1924 से 1932 के समय ये किया जाता है। तो आपके पास में 4 ऑप्शन है और आपको एक डिसाइड करना है कि कौन-सा सही होगा। इसमें आपको प्रायोरिटी देना है कि हमारा आंसर क्या हो सकता है, प्राथमिकता आपको देना है। तो 2 आंसर हो सकते हैं, एक तो ये हो सकता है 1920 के दशक के आरंभ में और एक ये भी हो सकता है 1920 के दशक के अंत में। यही 2 हो सकते हैं, इन दोनों की तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ओके? तो 4th और 3rd में इसमें हो सकता है आंसर, लेकिन इसके जो एक्सपेरिमेंट आते हैं इसके एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट आते हैं वो 1930 के आस-पास आते हैं। तो हम ये ऑप्शन हम मान के चलेंगे इसका 4th नंबर और यही आंसर सीबीएसई के द्वारा भी माना गया था। ओके, तो ये हो जाएगा ह्यूमन रिलेशन थ्योरी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन 66 नंबर। क्वेश्चन नंबर है अगला हमारा 67 और 67 के अंतर्गत एक छोटा-सा शब्द है, महाद्वीपीय उपद्रव है। तो इस शब्द का प्रयोग ब्यूरोक्रेसी के संदर्भ में किसके द्वारा किया गया है? तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था। थॉमस कार्लाइल, एक छोटा-सा फैक्ट था जो कि लगभग को पता रहता है, कोई भी बुक आप पढ़ोगे तो वहाँ पर ये क्वेश्चन आपको मिल जाता है ब्यूरोक्रेसी के अंतर्गत। तो थॉमस कार्लाइल इसका आंसर हो जाएगा। आगे है यूनिटी ऑफ कमांड 68 नंबर, ओके, यूनिटी ऑफ कमांड। तो 68 के अंतर्गत देखना आपको नियंत्रण की जो एकता है, यूनिटी ऑफ कमांड है, उसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ आपको बताना है। 4 आपके पास में ऑप्शन है और एक इसमें सही करना है। तो जल्दी से देखिए कि क्या इसका सही हो सकता है 68 नंबर क्वेश्चन। तो 68 नंबर जो क्वेश्चन है सीबीएसई ने हटा दिया था। ओके, तो सीबीएसई ने हटा दिया तो हम भी इसको क्यों करेंगे? क्योंकि उनको कुछ कन्फ्यूज़न था इस क्वेश्चन के अंतर्गत, तो इस क्वेश्चन को उनके द्वारा हटा दिया गया था। जब आंसर की आती है उसके बाद में फाइनल रिजल्ट जब आता है, तब इस क्वेश्चन को ऐड नहीं किया गया। क्वेश्चन नंबर 69 में चलते हैं। तो 69 भी एक आसान सा क्वेश्चन है। किसी राज्य का राज्यपाल निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के रूप में निम्नलिखित में से छोटा-सा, ओके। तो निम्नलिखित में से स्वतंत्र रूप से अपने कार्य का निर्वहन करता है, ओके? तो किसी राज्य का राज्यपाल निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के रूप में किससे स्वतंत्र रहकर अपना काम करता है? यदि हम राज्यपाल की बात करें और ये यदि प्रशासक के रूप में काम कर रहा है, तो इन पर किसका नियंत्रण होता है? इस पर नियंत्रण होता है सेंटर का, ओके? यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल का इस पर नियंत्रण होगा, भारत के राष्ट्रपति का भी इन पर नियंत्रण होगा और केंद्रीय जो गृह मंत्री है, उनका भी उन पर नियंत्रण होगा। लेकिन राज्य मंत्री जो परिषद है किसी स्टेट के अंतर्गत, इससे स्वतंत्र रहकर ये काम कर सकते हैं, एक राज्यपाल, एक प्रशासक के रूप में। तो इसका जो आंसर है, इसका 4th नंबर आंसर है, बिल्कुल ठीक आंसर है ये और बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो हुआ क्या था 1956 के अंतर्गत एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, 7 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ और इसी के अंतर्गत पहली बार कहा गया कि एक जो राज्यपाल है वो 2 राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है या एक राज्य या संघ क्षेत्र होते हैं उनका भी एक ही व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके बाद से हम मानते हैं कि जो राज्य मंत्रिपरिषद इससे स्वायत्त रह के या इससे अलग रह के काम कर सकता है, जो राज्यपाल एक प्रशासक के रूप में काम करता है। तो दिल्ली में भी आप इसी प्रकार का इश्यू देखते हो, राज्यपाल जब काम करता है, ओके, उपराज्यपाल जहाँ पर काम करता है वो क्या कहते हैं, उनकी बनती नहीं है केजरीवाल सरकार के साथ में इन दोनों के बीच में कोई
रिलेशन अच्छा नहीं होता क्योंकि जो राज्यपाल है वो सेंटर से काम करता है, सेंटर जैसा कहता है उसके अनुसार काम करते हैं और अरविंद केजरीवाल अपने अनुसार काम करते हैं। ओके, तो यहाँ पर स्वतंत्र किससे रहेगा, जो राज्य मंत्रिपरिषद है उससे स्वतंत्र रह के काम किया जा सकता है। ओके, और करते ही है। लेकिन जैसा ये कहते हैं केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है और भारत का जो राष्ट्रपति है, जैसा वो कहते हैं उसके अनुसार काम करते हैं और इससे स्वायत्त ये रहते हैं। ओके, इससे ऑटोनॉमस इनको मिली रहती है कि इसके अधीन रह के वो काम नहीं करेंगे, राज्य का जो मंत्रिपरिषद है। क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं, नियंत्रण काल की अवधि यानी स्पैन ऑफ कंट्रोल की यहाँ पर बात की गई है और इसकी अवधि निर्धारित करने वाले कारक निम्नलिखित में से कौन से हो सकते हैं? तो ये है 70 नंबर क्वेश्चन है। ओके, तो 70 नंबर क्वेश्चन भी ठीक-ठाक क्वेश्चन है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं पहले कि ये आखिर होता क्या है? स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है? इसको हम बोलते हैं नियंत्रण का दायरा। यानी एक जो अधिकारी है उसका नियंत्रण कहाँ तक होता है और जो नियंत्रण है वो प्रभावी रूप में होना चाहिए। ओके, मान लेते हैं एक मैनेजर है और मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट पर कहाँ तक कंट्रोल कर सकता है और वो कंट्रोल वो प्रभावी रूप में कहाँ तक वो करने में सक्षम होता है। तो ये जो नियंत्रण की बात यहाँ पर की जा रही है, नियंत्रण का दायरा यहाँ पर कहाँ तक कंट्रोल किया जा सकता है एक मैनेजर के द्वारा, ये सब इसमें इस कॉन्सेप्ट में हम पढ़ते हैं। ओके, तो ये किस बात में निर्भर करेगा, ये जो स्पेन ऑफ कंट्रोल का कॉन्सेप्ट है वो किस बात पर निर्भर करेगा, ये जो नियंत्रण है और प्रभावी नियंत्रण की हम बात कर रहे हैं, ये किन-किन बातों पर निर्भर करता है, यही क्वेश्चन पूछा गया हमसे और इसके अंतर्गत ऑप्शन है पहला संगठन की अवधि। ओके, तो संगठन की अवधि ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हम शामिल करते हैं। संगठन की अवधि को भी इसी पॉइंट्स में हम शामिल करते हैं। पर्यवेक्षक का व्यक्तित्व को भी हम शामिल करते हैं, इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से है, ये भी हम शामिल करते हैं और जो अधीनस्थ व्यक्तियों की क्षमता है वो किस प्रकार की है। तो ये चारों ही पॉइंट्स हम स्पैन ऑफ कंट्रोल का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंतर्गत शामिल करते हैं। तो 70 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा और ये जो कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया था सबसे पहले? ग्रेकुनास। ओके, तो इनके द्वारा ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले दिया गया था, ग्रेकुनास के द्वारा, नियंत्रण काल की अवधि या स्पैन ऑफ कंट्रोल हम कह सकते हैं। और ये निर्भर किस पर करता है, ये संगठन की अवधि, पर्यवेक्षक का व्यक्तित्व है, संगठनात्मक ढांचा और अधीनस्थ व्यक्तियों की क्षमता पर यह निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। सभी पॉइंट्स को हम इसमें शामिल करते हैं। ई गवर्नेंस 71 नंबर क्वेश्चन है, इसके क्या-क्या लाभ होते हैं ई गवर्नेंस के? तो ये सरकार को अधिक उत्तरदायी बनाता है, ठीक है, इसका हमें एक लाभ ये मिलता है, तो ये भी ठीक है। ओके, ये सरकार को अधिक उत्तरदायी बनाता है। दूसरा है, इससे सरकार के कार्यों में लोगों की भागीदारी कम होती है। ऐसा थोड़ी होता है, लोगों की जो भागीदारी है वो कम कैसे हो सकती है ई गवर्नेंस के अंतर्गत? तो 71 के अंतर्गत ये जो बी नंबर ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। लोगों की जो भागीदारी है वो कम नहीं होती है ई गवर्नेंस के अंतर्गत तो। ओके, तीसरा है यहाँ पर, इससे नौकरशाही की प्रवृत्तियां बढ़ती है। नौकरशाही की प्रवृत्तियां बढ़ती है, इसमें तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। नौकरशाही का तो रोल यहाँ पर कम हो जाएगा यदि ई गवर्नेंस आ जाएगा। चौथा पॉइंट है इसमें, इससे लेन-देन के खर्चे में कमी आती है, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेन-देन का जो खर्चे है उसमें बहुत कम आ जाएगी, सब कुछ डिजिटल पर भी फोकस किया जाएगा इसमें ई गवर्नेंस के अंतर्गत। तो काम आसानी से होगा, तो काम आसानी से होगा तो उसमें टाइम भी कम लगेगा और इसमें खर्चे भी कम आएँगे। तो ये पॉइंट्स भी ठीक है, ए सही है, डी सही है और इससे सरकार और नागरिक के बीच में विश्वास निर्माण में मदद मिलती है। ट्रांसपेरेंसी जब सरकार और लोगों के बीच में आती है, सरकार और नागरिक के बीच में जब पारदर्शिता बढ़ती है, तो इससे क्या होता है, विश्वास निर्माण हो जाता है, दोनों के बीच में एक विश्वास का निर्माण हो जाता है। तो ये भी ठीक बात है। सिंपल सा क्वेश्चन है, एडीई इसका आंसर हो जाएगा। एडीई यानी 4th नंबर इसका सही आंसर है ई गवर्नेंस के अंतर्गत। 71 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 72, ग्लेन स्टॉल, नाम नहीं सुना होगा, सुनते भी नहीं है क्योंकि इतना डिटेल से कौन पढ़ता है। और ये जो चैप्टर है ये भर्ती वाला जो चैप्टर है उससे लिया गया है
ओके, पहले ये सिलेबस में डायरेक्ट रूप से जोड़ा हुआ था, नेट के सिलेबस में जुड़ा हुआ था, लेकिन अब नेट के सिलेबस में तो ये नहीं है। लेकिन जो अदर एग्ज़ाम है, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर जैसे एग्ज़ाम्स है या जो पीजीटी एग्ज़ाम्स है, वहाँ इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि यदि किसी का नाम आपका नहीं सुना हो, तो आप उसको एक बार हटा दीजिए, ओके, हमें इसका नाम नहीं पता है। अब आगे बढ़ते हैं, जब तक भर्ती दुरुस्त नहीं होगी, उत्तम कर्मचारी की भर्ती होने की जो आशा है वो नहीं हो सकती। जो भर्ती प्रक्रिया है वो सबसे बेहतरीन होनी चाहिए। जैसे यूपीएससी का जो एग्ज़ाम लगता है वो भी तो एक भर्ती परीक्षा है और वो सर्वश्रेष्ठ कब होगी? सबसे अच्छे लोग चुन के कब आएँगे? जब उनकी प्रोसेस सबसे अच्छी होगी, ओके? तो जब तक भर्ती दुरुस्त नहीं होगी, जब तक भर्ती ठीक प्रकार से नहीं की जाएगी, तब तक उत्तम कर्मचारी की भर्ती होने की जो आशा है वो नहीं होगी, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। एक स्टेटमेंट और देखते हैं, वह भर्ती को संपूर्ण सार्वजनिक कर्मचारी ढांचे की आधारशिला के रूप में मानते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक हमें लग रहा है कि कोई भी जो व्यक्ति होगा वो तो कोई भी कॉन्सेप्ट देगा तो इस बात को तो मान के चलेगा कि जो जो भी कोई भर्ती होती है वो संपूर्ण सार्वजनिक कर्मचारी ढांचे के आधारशिला के रूप में मानेगा ही मानेगा। ओके, कोई भी कॉमन सेंस की बात है ये तो। तो इसका जो सेकंड स्टेटमेंट है, ये भी बिल्कुल ठीक है और अब हमें देखना है कि यहाँ एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो हमारे सामने प्रॉब्लम यहीं पर खड़ी होती है। ओके? तो इन 2 में से हम एक तो करना ही होगा हमें और ये जो क्वेश्चन है, इसमें एक्सप्लेन नहीं कर रहा है और ये हो जाएगा इसका सेकंड नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर है 73। ये सभी पब्लिक एड से पहले क्या होता था जब सीबीएसई पेपर लगता था तो एक समय तो 25 क्वेश्चन आते थे हर यूनिट से और उसके बाद में 20 क्वेश्चन एक-एक यूनिट से आने लगे यानी 5 यूनिट पहले होता था और सबसे 25 पहले आते थे उसके बाद में 20 क्वेश्चन आने शुरू हुए और अब तो कोई कुछ फिक्स भी नहीं है। किसी से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं, किसी से 20 आ जाते हैं, कुछ भी फिक्स अभी नहीं है। ओके? तो ये हो गया 73 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। क्लासिकल जो थ्योरी है उसमें सार्वभौमिक सिद्धांतों के आधार पर संगठन को प्राधिकार का औपचारिक ढांचे के रूप में देखता है। ओके? तो ये फॉर्मल स्ट्रक्चर की बात यहाँ पर की गई है। जो क्लासिकल जो थ्योरी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, हेनरी फ्योल को हम पढ़ते हैं। इसके अलावा उसके अलावा टेलर को हम पढ़ते हैं, तो ये सब क्या है? ये सब क्या बात करते हैं? औपचारिक ढांचे की ये बात करते हैं। ओके, जो प्राधिकार है संगठन के अंतर्गत, उसका क्या करते हैं? औपचारिक ढांचे के रूप में ये सभी देखते हैं और नीचे लिखा गया है कि क्लासिकल सिद्धांत संगठन को चलाने वाली मानव जाति को केवल मशीन में चक्कर दंत के रूप में देखता है। ये क्या होता है? 73 नंबर क्वेश्चन। ओके। तो ये क्या होता है कि एक मशीन है, मशीन कैसे चलता है? एक बड़ा मशीन होता है और मशीन के जो उसके पार्ट्स होते हैं, वो एक-दूसरे से जुड़े होते हैं, ओके? तो एक-दूसरे से जो पार्ट्स होते हैं, उनके बीच में ये होता है मेरकॉक्स होता है, ओके? तो इस प्रकार की क्या भूमिका मानव की भी है क्या एक ऑर्गेनाइज़ेशन के अंतर्गत ये इसमें कहा गया है। तो इसके अंतर्गत 74 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सॉरी, हाँ, 73 नंबर क्वेश्चन है और इसमें पहला जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ठीक है 73 नंबर में और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी ठीक है और इनके बीच का रिलेशन हम देखते हैं यानी जो स्टेटमेंट है और जो यहाँ पर इसका रीज़न दिया गया है क्या उनके बीच का रिलेशन ठीक है कि नहीं? तो इनके बीच का जो रिलेशन है वो ठीक नहीं है, तो हम क्या कहेंगे ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 73 में सेकंड नंबर। 74 नंबर, नियंत्रण की अवधि क्या-क्या दे रखा है इंग्लिश में देखने दीजिए उसको। ओके, तो पहला इसमें स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है, दूसरा हायरार्की, डेलीगेशन और यूनिटी ऑफ कमांड। 4 ऑप्शन आपके पास में है 74 नंबर के अंतर्गत और पहला है यहाँ पर स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है? तो स्पैन ऑफ कंट्रोल यानी यहाँ पर 1 सिंगल बॉस होगा। ओके, इसका कंट्रोल कहाँ तक होता है? अभी हमने देखा कि एक बॉस है या एक मैनेजर है, उसका कंट्रोल नीचे अधीनस्थ तक कहाँ तक होता है? उनका कंट्रोल किस रूप में प्रभावी होता है और कितना होता है? तो यहाँ पर क्या होता है 1 सिंगल बॉस की बात इसमें की जाती है। दूसरा है हायरार्की यानी थ्रू प्रॉपर चैनल, ओके? और तीसरा इसमें डेलीगेशन की हम बात करें तो डेलीगेशन यानी फ्लो ऑफ अथॉरिटी।
यहाँ पर डेलीगेशन में क्या होता है, मान लेते हैं एक बॉस है ये, और ये अपनी कुछ पावर को सभी को दे देगा। इसके नीचे जो सबऑर्डिनेट होते हैं, यहाँ पर पावर इनको दे देगा थोड़ा-थोड़ा। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डेलीगेशन, प्रत्यायोजन जिसको हम बोलते हैं। ये जितने भी सबऑर्डिनेट हैं कई सारे, इन सबको पावर का डेलीगेशन हो जाएगा, थोड़ा-थोड़ा पावर इनको दे दिया जाएगा। तो इसमें क्या होता है? फ्लो ऑफ अथॉरिटी। तो डेलीगेशन में 4th नंबर हो जाएगा, सी में 4th, ओके, और बी में 3rd हो जाएगा, ए में 1st हो जाएगा, स्पैन ऑफ कंट्रोल, ओके। तो यहाँ पर फर्स्ट में फर्स्ट हो जाएगा, ये थोड़ा-सा गलत हो गया, स्पैन ऑफ कंट्रोल यानी सुपरविज़न हो जाएगा। और सेकंड में हायरार्की की बात करें तो थ्रू प्रॉपर चैनल हो जाएगा, डेलीगेशन के अंतर्गत सी नंबर है, और इसमें हो जाएगा फ्लो ऑफ अथॉरिटी। और 74 में जो डी है, उसमें हो जाएगा वन सिंगल बॉस। तो ये थोड़ा-सा गलत हो गया, इसको ठीक कर लीजिए आप। 74 नंबर है, उसमें बी आंसर है, ओके। तो ए में क्या हो गया? फर्स्ट वाला हो गया, स्पैन ऑफ कंट्रोल यानी सुपरविजन हो गया। हायरार्की क्या होता है? हायरार्की यानी थ्रू प्रॉपर चैनल, ये हो जाएगा, ऐसा कर लीजिए। और डेलीगेशन यानी फ्लो ऑफ अथॉरिटी, ये तो बिल्कुल ठीक है, सी में हम 4th कर लेंगे। और डी में क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर हो जाएगा, यूनिटी ऑफ कमांड यानी वन सिंगल बॉस की बात इसमें की जाती है यूनिटी ऑफ कमांड के अंतर्गत। तो थोड़ा-सा इसको ठीक कर लीजिए। इसका जो आंसर है 74 में सेकंड नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन। 75 नंबर क्वेश्चन है, और इसमें पूछा गया है कि 73 और 74 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई, उनके परिणाम क्या-क्या हमें देखने को मिलते हैं। इसमें रिजल्ट्स आपको पूछा गया, आपको ये नहीं पूछा गया कि इसमें क्या-क्या हुआ, नहीं, ये पूछा गया इसका रिजल्ट क्या हुआ। 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो गया है, और उसका रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलता है। डायरेक्ट रिजल्ट हो सकता है या इनडायरेक्ट हो सकता है, आपको आंसर इसका देना है। तो डायरेक्ट रिजल्ट की हम बात करें तो इससे महिला सशक्तिकरण हुआ है, जनतंत्र की मजबूती हुआ है, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा। और इनडायरेक्ट की हम बात करें तो इसमें ट्रांसपेरेंसी में वृद्धि हुई है, और सरकार में जो उत्तरदायित्व है वो भी लगातार बढ़ा है, क्योंकि अमेंडमेंट हमने कर लिया और पंचायतों को भी काफ़ी हमने पावर दे दिया है। ऐसे में उत्तरदायित्व बढ़ जाएगा और सरकार में जो पारदर्शिता है वो भी लगातार बढ़ेगी। तो ये क्या हुआ? ये इनडायरेक्ट हो गया यहाँ पर। इसका जो रिजल्ट है वो क्या है? इनडायरेक्ट रिजल्ट तो ये आ जाएगा, सरकार में पारदर्शिता और सरकार में उत्तरदायित्व में वृद्धि हुई है। और सी में क्या हो जाएगा? सी और जो डी है, ये इसका डायरेक्ट इफेक्ट हमें देखने को मिलता है, महिला सशक्तिकरण यानी रिजर्वेशन उनको दिया है, और जो जनतंत्र की मजबूती है वो भी इसमें हो जाएगी। तो ये चारों ठीक है, ओके। तो 75 के अंतर्गत एबीसीडी हो जाएगा, एबीसीडी 75 के अंतर्गत। 76 नंबर है। एक बार फिर से अच्छा सा क्वेश्चन है ये, बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जिला अधिकारी की भूमिका में मुख्य रूप से निम्नलिखित के कारण बहुत अधिक परिवर्तन हुआ है। जो डीएम हम जिसको बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हम जिसको बोलते हैं, उसकी भूमिका में कब चेंज हुआ, यानी उसकी भूमिका कब से महत्वपूर्ण हो गई, उनके कार्यों में कब से वृद्धि हुई है। तो इनका काम कब बढ़ गया है? जब जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण आया है, ओके। 76 नंबर, जब डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन जब से हुआ है तब से डीएम का जो पावर है वो बढ़ गया है, और उनके जो कार्य है उनमें भी काफ़ी चेंज आ गया है। तो बहुत बड़े चेंज हुआ है जब से डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है, यानी लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण तो हुआ ही है। जब से पंचायती राज आ गया तब हम मानते हैं कि विकेंद्रीकरण की वास्तविक शुरुआत हो चुकी है भारत में, ओके, 73-74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। और डीएम की जो भूमिका है वो इसके बाद लगातार बढ़ती है। जो नगरीय प्रशासन है उसमें बढ़ जाती है, और जो स्थानीय स्वशासन है उसके अंतर्गत भी, ओके। मेन भूमिका जो नगरीय स्वशासन स्वशासन में बढ़ जाती है, और स्थानीय जो स्वशासन है उसमें भी डीएम की अच्छी खासी भूमिका होती है। तो 76 नंबर क्वेश्चन है, उसमें डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है उसके बाद में 77 नंबर, राइट टू इंफॉर्मेशन मास्टर की टू गुड गवर्नेंस। तो इस प्रकार का जो सुझाव है वो किसमें दिया गया था? तो इसके अंतर्गत है सेकंड जो एआरसी रिपोर्ट आती है 77 के अंतर्गत क्या हो जाएगा? जो सेकंड एआरसी रिपोर्ट है, दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग, इसमें इस बात को कहा जाता है, किसको? राइट टू इंफॉर्मेशन की बात इसमें की जाती है। ये कब आता है? 2005 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में।
वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में ये द्वितीय जो प्रशासनिक सुधार आयोग है, जिसको हम सेकंड एआरसीएम इसको कहते हैं, तो ये 2005 में आता है और उसी की रिपोर्ट में एक बिंदु ये भी शामिल किया जाता है, जो इनका रिपोर्ट है 8-10 बिंदु इनके महत्वपूर्ण हैं और उसी के अंतर्गत राइट टू इन्फॉर्मेशन मास्टर की टू गुड गवर्नेंस की बात उसमें की जाती है। तो ये हो जाएगा 4th नंबर 77 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर है अगला हमारा 78 नंबर और उसके अंतर्गत 78 में क्वेश्चन पूछा गया है कि 27 रीतियों की पहचान की गई है भ्रष्टाचार के रूप में। तो ऐसा कौन-सा ऑर्गनाइज़ेशन है ऐसा कौन-सा कमिटी हो सकता है, कौन-सा कमीशन हो सकता है या कौन-सा विचारक हो सकता है? तो यहाँ पर 4th नंबर इसका आंसर है केंद्रीय सतर्कता आयोग। ओके, तो उन्होंने 27 प्रकार के जो भ्रष्टाचार है, उनके रीतियों की पहचान की है कि ये 27 टाइप का होता है। तो ये किसने कहा है? केंद्रीय सतर्कता आयोग ने। 79 क्वेश्चन 79 क्वेश्चन जुड़ा हुआ है भारत में संयुक्त परामर्शी तंत्र निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर भारत में स्थापित किया जाता है? तो इस इनमें कुछ समझाने वाला है नहीं इसलिए डायरेक्ट हम बता रहे हैं। तो ये जो द्वितीय वेतन आयोग जब बनता है तो उसी के अंतर्गत संयुक्त परामर्शी तंत्र को एस्टेब्लिश भारत में किया जाता है। ओके, तो इसमें द्वितीय वेतन आयोग सही आंसर होगा 79 में। क्वेश्चन नंबर है फिर 80 और ये लास्ट है पब्लिक एड का क्वेश्चन लास्ट है उसके बाद में आईआर की क्वेश्चन शुरू हो जाएँगे। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से किन आयोग समितियों ने भारत में भ्रष्टाचार के मुख्य कारण के रूप में कमज़ोर शासन की पहचान की है? तो ये भी एआरसी हो जाएगा जो सेकंड एआरसी आया था, उसमें कमज़ोर शासन की पहचान की गई थी। ओके? तो ये हो गई पब्लिक एड में फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, आपको आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो नहीं आते, माइंड का प्रयोग ज़्यादा इसमें नहीं होता है, ओके। फैक्चुअल आते हैं टू द पॉइंट आपको आंसर देना होता है येस और नो में, ओके। इतना 4-4 ऑप्शन भी नहीं आता, ज़्यादातर इनमें इतने ऑप्शन नहीं मिलते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन ही यहाँ से पब्लिक एड में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। इस पेपर में कुछ थोड़ा बहुत पूछ लिया, नहीं तो वन लाइनर क्वेश्चन ही यहाँ पब्लिक एड में ज़्यादातर आते हैं और अभी भी आप देख रहे हो सभी वन लाइनर क्वेश्चन ही है ये। अब देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण और सबसे टफ पोर्शन जो माना जाता है नेट के अंतर्गत, वो है इंटरनेशनल रिलेशन जहाँ से क्वेश्चन बहुत कम सही होते हैं और जब कभी अच्छे लेवल का पेपर आता है, तब बहुत कम क्वेश्चन सही होते हैं, 20 में 5 से 6 क्वेश्चन ही सही होते हैं और जब कभी आसान आता है तो 10-11 क्वेश्चन सही हो जाते हैं। जिनका अच्छा रिलेशन होता है, इंटरनेशनल रिलेशन जिनका अच्छा होता है, उनकी हम बात करें। जिनको कुछ भी नहीं आता, उनको तो कुछ समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन कहाँ से आए, क्योंकि इनका सिलेबस काफ़ी डायनामिक सिलेबस है और हर कोई इनको पढ़ता नहीं है और मेन बात क्या है इनको कोई पढ़ाने वाला नहीं मिलता है अच्छा, इंटरनेशनल रिलेशन को कोई भी इनको पढ़ाने वाला अच्छा नहीं मिलता है, कॉलेज में कभी पढ़ते नहीं और क जब बुक से पढ़ना शुरू करते हैं, तो ये सब कुछ समझ में नहीं आता, सब कुछ उनको नया-नया लगता है कि ये क्या हो रहा है, ओके? तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 81 एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, छोटा-सा क्वेश्चन है, आसान-सा क्वेश्चन है और ये पूछा गया है कि परमाणु शक्ति राष्ट्र ये कब-कब बने? तो सबसे पहले कौन बनता है? अमेरिका। उसके बाद में सोवियत यूनियन बनता है, तो और उसके बाद में ये बनता है अमेरिका 1945 हम मान के चलते हैं, सोवियत संघ को हम 1949 मानते हैं, ब्रिटेन को हम 1952, फ्रांस को 1960 और ये रह गया चीन 1964 के अंतर्गत, ओके। तो ब्रिटेन 1952 में ये पावर इनके पास में आ जाता है, न्यूक्लियर पावर इनके पास में आ जाता है, किनकी सहायता से? अमेरिका इनको काफ़ी हेल्प करता है और फिर फ्रांस वाला बोलता है कि हमें भी थोड़ा बहुत न्यूक्लियर पावर दे दीजिए, हम भी ऐसे कुछ हथियार रखना चाहते हैं, तो फ्रांस को भी अमेरिका हेल्प करता है और 1960 में इनके पास भी परमाणु हथियार आ जाते हैं और फिर 1964 की हम बात करें तो यहाँ पर चीन के पास भी पावर आ जाती है, ओके? तो ये आंसर हो जाएगा इसका 4th नंबर इसका आंसर और जहाँ पर ये कन्फ्यूज़न वाला कहाँ पर है, यहाँ कन्फ्यूज़ किया गया है केवल इन 2 ऑप्शन के अंदर। लगभग को पता रहता है कि चीन सबसे बाद में है, अमेरिका सबसे पहले है। ये लगभग को पता रहता है और अमेरिका के बाद में सोवियत यूनियन होगा, ये भी ठीक है, पता चल जाता है, लेकिन इन दोनों में कन्फ्यूज़न हो जाता है कि ब्रिटेन सबसे पहले था या फ्रांस था, तो इसमें आप ब्रिटेन करना 1952 के अंतर्गत और फ्रांस 1960 यानी 8 साल का अंतर है इनमें, काफ़ी अंतर है। तो पहले ब्रिटेन और ब्रिटेन को आप कैसे याद रखोगे? ब्रिटेन है वो अमेरिका का सबसे अच्छा दोस्त था उस समय, सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय में भी, तो ब्रिटेन को सबसे पहले हेल्प करेगा वो, उसके बाद में फ्रांस को हेल्प करेगा, ओके? तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 82 को हटा दिया गया था, क्योंकि इनमें कुछ भी सही नहीं था, तो उसको हटा दिया गया है 82 को।
क्वेश्चन नंबर है 83, क्वेश्चन नंबर 83 और इसमें क्या है, शीत युद्ध और राजनीतिक स्वतंत्रता की प्रक्रिया ने, थोड़ा सा इसका हिंदी थोड़ा सा ठीक नहीं दिया गया है। ओके, तो ये क्वेश्चन है यहाँ पर, द कोल्ड वार एंड डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस। ओके, यहाँ पर दिया गया है डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस और आपका 84 के अंतर्गत, सॉरी, और यहाँ पर दिया गया है राजनीतिक स्वतंत्रता। ओके, डीकोलोनाइजेशन की जो प्रोसेस है उसका अर्थ दिया गया है यहाँ पर राजनीतिक स्वतंत्रता की प्रक्रिया। हालांकि आप अर्थ निकालोगे तो ऐसा ही बन जाएगा, डीकोलोनाइजेशन भी इसको हम डिफाइन करेंगे तो इसी प्रकार से डिफाइन कर देते हैं, जब उनको आज़ादी मिलना शुरू हो जाती है 1945 के बाद में। लेकिन इसका जो अर्थ है वो तो ये नहीं होगा ना राजनीतिक स्वतंत्रता के रूप में। लेकिन ठीक है, मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। शीत युद्ध का जब प्रारंभ होता है और डीकोलोनाइजेशन की जब प्रोसेस चलती है, तो ऐसे में क्या होता है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा राष्ट्र में अधिक सक्रिय भागीदारी को निरुत्साहित करता है। तो जब कोल्ड वार चलता है तो एक तरफ यूएसए, यूएसएसआर रहता है और एक नेशन भी होता है, यानी एक राज्य भी होता है, तो सबका रोल अपना-अपना होता है। साथ में डीकोलोनाइजेशन की प्रोसेस भी यहाँ पर चलती है साथ में। ऐसे में यूएनओ यहाँ पर ठीक से काम नहीं करेगा। ओके, तो ये स्टेटमेंट ठीक है क्या? ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा हम स्टेटमेंट मान लेते हैं, रीज़न मत मानिए, एक बार आप इसको स्टेटमेंट के रूप में पढ़िए। राष्ट्रों का राष्ट्रीय हित उनका प्रमुख हित है, यानी किसी भी स्टेट के लिए उनका जो नेशनल इंटरेस्ट होता है, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है और जब किसी स्टेट के लिए नेशनल इंटरेस्ट सबसे महत्वपूर्ण होगा, ऐसे में वहाँ पर यूनाइटेड नेशन ठीक से काम नहीं करेगा। भारत बोलेगा कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट सबसे अच्छा है, हम उस पर आक्रमण करेंगे क्योंकि इससे हमें फ़ायदा हो रहा है। ऐसे में यूएनओ कैसे ठीक से काम कर पाएगा? हमें समझाने का प्रयास करेगा तो हम समझ ही नहीं पाएँगे। जैसे हम बात करें उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच का जब वार होता है, वहाँ पर ज़रूर यूएनओ इंटरफेयर करता है, लेकिन प्रॉब्लम वही वहाँ भी होती है। उसके बाद में इराक-ईरान वार में आप देखोगे, कुवैत, ईरान, इराक ये सब जब वार चलता है 1980s 90s के अंतर्गत, तब भी यूएनओ को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। क्यों होती है? क्योंकि प्रत्येक जो राष्ट्र है उनके लिए अपना जो नेशनल इंटरेस्ट है वो सबसे महत्वपूर्ण है और वो उसी के लिए काम करेगा। ऐसे में जहाँ पर नेशनल इंटरेस्ट सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा, तो वहाँ पर जो यूएनओ है, जो कि एक बाहरी संस्था है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज़ेशन है, उसकी भूमिका को कोई भी राष्ट्र स्वीकार नहीं करेगा तब तक, जब तक उनको फ़ायदा नहीं होगा। ओके? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 83 नंबर क्वेश्चन में। 84 नंबर है, ये है स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट के बारे में यहाँ पर बात की गई है और ये भारत ने निम्नलिखित में किसके साथ में कर लिया है? इस प्रकार का जो स्ट्रैटेजिक क्या होता है? इसका जो एक लाइन में हम बोले स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट को हम बोले तो सुरक्षा से संबंधित जो भी एग्रीमेंट होते हैं, ऐसे सभी एग्रीमेंट जो हमारी सुरक्षा को बढ़ाएँ। ओके, इसमें हम जो मिलिट्री से जुड़े हैं, सैन्य समझौतों को हम शामिल कर लेते हैं क्योंकि ये तो डायरेक्ट रूप से हम सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। इसमें हम आर्थिक एग्रीमेंट को भी हम शामिल करते हैं, जो इकोनॉमिक एग्रीमेंट है वो भी हम शामिल करते हैं क्योंकि कई बार ऐसे इकोनॉमिक एग्रीमेंट होते हैं जो कहीं न कहीं सिक्योरिटी से जुड़े होते हैं, सुरक्षा से जुड़े होते हैं। जैसे हमें डोकलाम वाले क्षेत्र के अंतर्गत सड़क का निर्माण करना है, ओके? और इससे संबंधित हमने भूटान से कहा कि हम उधर सड़क का निर्माण करेंगे। तो ये क्या है? ये स्ट्रैटेजिक है, हमारी सिक्योरिटी के साथ में जुड़ा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा? ये स्ट्रैटेजिक हो जाएगा। तो कभी-कभी क्या है, जो इकोनॉमिक जो एग्रीमेंट हम करते हैं, आर्थिक जो समझौते करते हैं, वो भी कहीं न कहीं सामरिक समझौते से जुड़े हैं। तो इस प्रकार के एग्रीमेंट भारत ने किन-किन देशों के साथ में किए हैं, ये पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 84 के अंतर्गत, ओके? तो इसमें फ्रांस, रूस, ईरान, दक्षिण अफ्रीका ये देश भारत के साथ में क्यों करेंगे? तो इसका जो आंसर है, एक तो आसियान देश है, ओके? लेकिन ये सब नहीं होंगे, फिर तंजानिया ये सब इसमें नहीं होगा, अर्जेंटीना ये सब इसमें नहीं होगा, तो वियतनाम, सिंगापुर ये सभी आसियान देश है, सेशेल्स में हम ले सकते हैं और मंगोलिया, ये इसका सही आंसर है। तो भारत ने इनके साथ में कार्यनीतिक भागीदारी जो समझौता है वो कर चुके हैं। 4th नंबर वियतनाम, सेशेल्स, मंगोलिया और सिंगापुर 84 नंबर में जो 4th नंबर है वो सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 85 नंबर क्वेश्चन, ओके?
तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। जितने भी ऑर्गेनाइज़ेशन हैं आपको उनमें ये सब आपको ध्यान में रखना है कि भारत उस ऑर्गेनाइज़ेशन का हिस्सा कब बना, उसके साथ में शिखर सम्मेलन कब हुई प्रथम और सेकंड जो पहला और दूसरा शिखर सम्मेलन हुए थे इसके साथ में कब बना? इसके अलावा उनके जो ऑर्गेनाइज़ेशन है मान लेते हैं आसियान, आसियान के अंतर्गत भी कुछ छोटे-छोटे संगठन बने हुए हैं, उनका भागीदार भारत कब बना? ओके, तो उन सबको आपको ध्यान में रखना और इसी प्रकार का क्वेश्चन ये भी यहाँ से बना है। जैसे इसमें पहला ऑप्शन है कि भारत 1992 के अंतर्गत आसियान का क्षेत्रीय भागीदार बना, यानी थोड़ा बहुत भागीदार बन गया, उनको बातचीत के लिए बुलाया जाने लगा 1992 के अंतर्गत। उसके बाद में सेकंड है दिल्ली वार्ता आसियान और भारत के बीच राजनीतिक आर्थिक मुद्दों के संबंध में है। लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आपके पास में 2 ही ऑप्शन है और इन्हीं में से आपको टिक करना है। ओके, तीसरा है इसमें भारत 1996 में आसियान का वार्ता भागीदार बन गया, यानी अब इनको बुलाया जाने लगा, हर मामला है जब भी कोई मीटिंग होती है तो उनको बोल दिया जाता है कि आप आ जाइए। तो इस प्रकार की जो भागीदारी है वो 1996 से शुरू होती है, पहले बहुत कम था, अब ज़्यादा हो गया 96 के अंतर्गत। तो ए और सी इसका सही आंसर होगा, ए और सी यहाँ पर दे रखा है। ओके, तो सेकंड नंबर इसमें आंसर हो जाएगा। और अगला दिया भारत 2000 में आसियान का शिखर सम्मेलन स्तर का भागीदार बन गया था क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था 2000 के अंतर्गत। तो ए और सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86 यदि आपको इन सब के बारे में अच्छे से पता है तभी आप इन ऑर्गेनाइजेशन के से जुड़े हुए जो क्वेश्चन है वो कर सकते हो। जैसे आसियान का फुल आपने पढ़ा है, ठीक से आपने पढ़ा है, तभी उस क्वेश्चन को कर सकते हो। और यहाँ पर भी ऐसा ही क्वेश्चन है, ये सार्क से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, उसके बारे में भी आपको डिटेल से पता है और तभी आप इसको कर सकते हो। ओके, डिटेल के साथ में करंट में वहाँ पर क्या हुआ है, इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए कुछ चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, कौन देश उसका भागीदारी बन गया, कौन देश उसमें शामिल हो गया, उनके बीच में क्या एग्रीमेंट करंट के अंतर्गत हुए हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आईआर में पूछे जाते रहे हैं। तो ये है 86 नंबर क्वेश्चन है, सार्क से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है और इसमें क्या है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और रूस इसके पर्यवेक्षक हैं। इसमें पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये बात ठीक है कि ये पर्यवेक्षक राष्ट्र है, इनको भी बुला लिया जाता है ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और रूस वालों को और वो भी भाग ले लेते हैं, ठीक है। दर्शक नहीं होते क्या, वैसे इनकी भूमिका होती है, दर्शक के रूप में होती है कि ये मैच चल रहा है, ये भी देखने के लिए आ जाते हैं कि इनके बीच में क्या-क्या हो रहा है, ओके। तो ये सब इनके भाग है। दूसरा इसमें सदस्य राष्ट्रों के बीच सामूहिक सुरक्षा का संवर्धन करना और उसको सुदृढ़ करना, तो ऐसा कुछ मामला इस सार्क के अंतर्गत नहीं होता है, ओके। होता है कि नहीं होता है? तो इस प्रकार के जो मामले हैं वो भी होते हैं, सामूहिक सुरक्षा सुरक्षा से जुड़े जो मामले हैं, वो भी इनके बीच में कभी-कभी बातचीत हो जाती है। तीसरा है इसमें भारतीय 2 बार सार्क के महासचिव बने हैं, तो ये उस समय के अकॉर्डिंग गलत हो जाएगा, ये कब का है 2018 का पेपर है, तो उसके अकॉर्डिंग ये कथन क्या सही होगा कि नहीं होगा? तो हम बोलेंगे ये भी क्या पता ठीक होता ही होगा। और लास्ट है इसमें सार्क का दूसरा शिखर सम्मेलन क्या भारत में हुआ? तो इस ऑप्शन को भी आप देखिए 86 नंबर को, क्या होगा? तो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि कौन-सा कथन यहाँ पर सही है? तो सार्क का क्या दूसरा शिखर सम्मेलन भारत में हुआ है? तो हम कहेंगे नहीं, सार्क का जो दूसरा शिखर सम्मेलन है, वो भारत में नहीं हुआ, ऐसा क्या हम कहेंगे? ओके। बताइए इस क्वेश्चन को, 86 नंबर क्वेश्चन। 4 ऑप्शन है आपके पास में और यदि पढ़ा है तो बता दीजिए ठीक से इसको। अभी मैं बोल रहा हूँ, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ, अभी 4 ऑप्शन है, कभी मैं गलत बोल रहा हूँ, कभी मैं सही बोल रहा हूँ। अब आपको बताना है कि इसमें क्या सही है और इसमें क्या गलत है क्वेश्चन नंबर 86 के अंतर्गत। सोचिए, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। ओके, 86 नंबर। तो पहला स्टेटमेंट है, ध्यान से देखिए, जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है इसमें। सेकंड जो स्टेटमेंट है सामूहिक सुरक्षा, इस प्रकार की कोई बात इसमें नहीं होती है। तीसरा इसमें भारतीय 2 बार सार्क के महासचिव बने, ये बात बिल्कुल ठीक है। और अंतिम हमारा सार्क का दूसरा सम्मेलन भारत में हुआ, ये बात बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर यहाँ पर थर्ड नंबर इसका आंसर हो जाएगा, सी और डी इसका सही ऑप्शन है। ओके, तो ये हो गया 86 नंबर। क्वेश्चन नंबर है 87 नंबर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। किसने ये तर्क दिया कि वस्तुपरक यथार्थ से हटकर हमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति
हमारे निर्माण का विश्व है, ऐसा किस थ्योरी के अंतर्गत कहा जाता है? कहाँ पर कंस्ट्रक्ट की बात की जाती है? कहाँ पर निर्माण की बात की जाती है? तो निर्माण की बात कहाँ पर की जाती है बताइए? अंग्रेजी में देख लिए, अंग्रेजी में देख लीजिए और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बुक है वर्ल्ड ऑफ आवर मेकिंग, एक बुक का नाम है ये और ये लिखा गया था निकोलस ओनफ के द्वारा। पढ़ाया हुआ है ये निकोलस ओनफ। इसका 4th नंबर सही आंसर होगा। वर्ल्ड ऑफ ओवर मेकिंग, हम क्या बनाते हैं? इस विश्व में जो कुछ भी है वो सब कुछ बनाया गया है। पहले से यहाँ पर कुछ नहीं है, सब कुछ क्या गया है? सब कुछ यहाँ पर बनाया गया है। ये इसमें पूछा गया है वर्ल्ड ऑफ ओवर मेकिंग। तो इस प्रकार का जो विचार है वो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन के अंतर्गत हम सही कर देंगे कि इस प्रकार की जो विचार है वो रचनावादी जो स्कॉलर है, संरचनावादी जो स्कॉलर है, उनके द्वारा दिया जाता है। इस प्रकार की बातें उन्हीं के द्वारा की जाती है। तो ये क्वेश्चन भी आप आराम से कर सकते हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन 88 नंबर क्वेश्चन में हम चलते हैं और पहला इसमें पूछा गया है कि भारत की लिंक वेस्ट पॉलिसी पश्चिमी जगत से पुनः जोड़ने का एक प्रयास है कि नहीं? ओके। क्या ये एक प्रकार से जोड़ने का प्रयास है कि नहीं? ये करंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है लिंक वेस्ट पॉलिसी। तो लिंक वेस्ट पॉलिसी जुड़ा हुआ है मिडिल ईस्ट से। नरेंद्र मोदी सरकार के समय इस प्रकार की पॉलिसी आई थी लिंक वेस्ट पॉलिसी, जिसके माध्यम से जो मिडिल ईस्ट के देश है यानी ईरान के आसपास जो भी देश है, पर्शियन यानी ईरान के आसपास जितने भी देश है वो सभी इसके अंतर्गत आते हैं। लिंक वेस्ट पॉलिसी के अंतर्गत उनके साथ में रिलेशन को बेहतर बनाने का हमने प्रयास किया। तो एक ऑप्शन ये हो गया। दूसरा है प्रोजेक्ट मौसम, हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग के लिए भारतीय पहल है। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। प्रोजेक्ट जो मौसम है वो इसी से जुड़ा हुआ है। ओके, प्रोजेक्ट मौसम है वो इसी से जुड़ा हुआ है। हिंद महासागर क्षेत्र से ये क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, सेकंड नंबर वाला। ओके, और अगला इसमें ऑपरेशन राहत भारत में लीबिया से जुड़ा हुआ है क्या? ये नहीं, ये जुड़ा हुआ है ऑपरेशन राहत 2015 यमन से। यमन में जो भारतीय फंसे थे उनको बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन राहत हमने चलाया था। और एक ये है कि भारत संघाई सहयोग संगठन का सदस्य बन गया। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। 2017 में भारत और पाकिस्तान दोनों ही एससीओ के मेंबर बन गए 2017 के अंतर्गत। तो इसमें कई सारे ऑप्शन आपको मिल रहे हैं जो कि सही है। तो इसमें आपको देखने हैं कि कौन सा ठीक-ठीक लग रहा है और ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर इसमें क्या हो सकता है। तो एक बात तो ये हमने किया कि भारत संघाई सहयोग संगठन का सदस्य है, तो ये इसका डी नंबर ठीक हो जाएगा। ओके, इनको हम हटा दें, इसमें भी है और इसको हम हटा देंगे। एक हमने बात किया ऑपरेशन राहत, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, सी वाला हम हटा देंगे। ये सब हमने हटा दिया और हमारे पास में ऑप्शन बचता है 4th नंबर यानी बी और डी। जो प्रोजेक्ट मौसम है वो किससे जुड़ा हुआ है? हिंद महासागर से, और भारत संघाई सहयोग संगठन का सदस्य बन गया है 2017 में। और जैसे ही भारत बना तो चीन वालों ने कहा कि पाकिस्तान को भी आप शामिल कीजिए, तो इन दोनों को साथ ही शामिल कर लिया जाता है। तो ये हो गया 88 नंबर क्वेश्चन। चलते हैं 89 नंबर क्वेश्चन की तरफ और इसमें सुरक्षा एक विवादित अवधारणा है। लेकिन इंग्लिश में थोड़ा-सा अलग दिया है यहाँ पर। 89 नंबर, ओके। हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा-थोड़ा अंतर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो ये कॉन्टेस्ट की बात यहाँ पर की गई है। जो सिक्योरिटी है उसका ये कोई परमानेंट कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बदलता रहता है और हमारे सामने जो देश है वो कितना पावरफुल है, इस आधार पर हम सिक्योरिटी का जो कॉन्सेप्ट है या जो अवधारणा है उसको डिसाइड करते हैं। हमें कितनी सुरक्षा चाहिए इस बात का हम निर्धारण है, हमारा जो सामना है, हमारे जो पड़ोसी राष्ट्र है, ओके, उससे डिसाइड होगा कि सामने वाले के पास में कितनी मिसाइल है, तभी और कितनी पावरफुल मिसाइल है, तभी तो हमें पता चलेगा कि हमें अपनी सुरक्षा किस प्रकार से करनी है, ओके। तो हमारा जो पड़ोसी राष्ट्र है या हमारे सामने जो भी राष्ट्र है, उनके पास में कितनी पावर है, इस आधार पर जो सुरक्षा की अवधारणा है वो जुड़ी हुई है। और सेकंड है इसमें मल्टी डायमेंशन इन इट्स रियलाइजेशन की इसमें बात की गई है 89 नंबर क्वेश्चन के अंदर। तो सुरक्षा अपनी अनुभूति में बहुआयामी है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। सुरक्षा के जो डायमेंशन है वो कई सारे होते हैं।
तो 89 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें हम एक सही कर देंगे। ओके, तो सुरक्षा एक विवादित अवधारणा, इसको ऐसे भी कर सकते हो। सिक्योरिटी, कई प्रकार की सिक्योरिटी होती है। पहले जो सुरक्षा की अवधारणा थी, तो वो मिलिट्री से जुड़ी हुई थी, आपस में युद्ध करते हैं, वो सिक्योरिटी हम मानते थे कि दूसरे देशों से हमारी सुरक्षा हो जाए। लेकिन वर्तमान में हम बात करें, तो कई सारी बीमारियाँ आ गई हैं, एनवायरनमेंट प्रॉब्लम्स आ गई है, टेररिज़्म आ गया है, तो इन सबको भी हम सिक्योरिटी के साथ में जोड़ते हैं। तो ये क्या हो गया, एक मल्टी डायमेंशन हो गया और एक विवादित अवधारणा भी हो गई इस रूप में। तो ये एक-दूसरे से जुड़ गया है, तो 89 नंबर जो क्वेश्चन है उसका 1 सही हो जाएगा। 90 क्वेश्चन को हटा दिया गया था, कुछ उसमें प्रॉब्लम था। और 91 जो क्वेश्चन है, जो न्यू लिबरल्स स्कॉलर है वो किससे जुड़े हुए हैं? किस प्रकार का कॉन्सेप्ट वो देते हैं? तो ये तो पता ही है हमें कि वो रैशनैलिटी का तो प्रयोग करते हैं, विवेकपूर्णता का प्रयोग करते हैं, ओके। और इसके अंतर्गत जो आंसर होगा हमारा 91 के अंतर्गत, तो वो ए आंसर हो जाएगा। प्रकृति का विवेकपूर्ण दोहन की बात उनके द्वारा की जाती है, न्यू लिबरल स्कॉलर के द्वारा, ओके। तो ये हो जाएगा 91। अगला है डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी, किसके द्वारा दिया गया और ऐसे कौन से स्कॉलर हैं जिन्होंने इनके बारे में कुछ लिखा है? तो सबसे पहले इमैनुअल कांट के द्वारा लिखा गया था, उसके बाद में ठीक से इस पर काम किया गया है, वह है माइकल डॉल, ओके। और इनकी अवधारणा भी है, इनका कॉन्सेप्ट भी है डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी, और जिसमें वो कहते हैं कि जो लोकतांत्रिक राष्ट्र है वो आपस में युद्ध नहीं करते हैं, ओके। और ओके, तो जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री है उनके बीच में वार है, युद्ध है, वो होने की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि उनमें जनता के पास में पावर होती है और जब भी कोई युद्ध करने की स्थिति होती है तो जनता से पूछा जाता है, और ऐसे में डेमोक्रेटिक कंट्रियों के बीच में आपस में युद्ध नहीं होंगे, ओके। क्योंकि वहाँ पर जो शासक होंगे वो भी जनता के द्वारा ही चुने जाएँगे कि कौन इसमें शासक होगा, और जो ठीक से काम नहीं करेंगे तो वो हटा देंगे। ऐसे में उनको डर रहता है हमेशा, ओके। तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री के बीच, जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री होते हैं उनमें युद्ध की संभावना बहुत कम होती है या होती ही नहीं है। इस प्रकार के आर्टिकल लिखे गए थे माइकल टॉल के द्वारा मुख्य रूप से, और एक स्कॉलर ये भी है, ब्रूस रूसेट, ओके, उनके द्वारा भी ये बात कही गई। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 93 क्वेश्चन नंबर की तरफ। अब तो हमारा ये पेपर होने वाला है कंप्लीट, थोड़ी देर में कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 93 है, और इसमें पूछा गया है आपसे 1993 का एक सम्मेलन हुआ है, मोंटेविडियो सम्मेलन, ओके। तो ये सम्मेलन भी नोट कर लीजिए कि ये किससे जुड़ा हुआ है। इसमें एक प्रकार से राज्य को डिफाइन किया गया था कि राज्य को हम कैसे डेफिनेशन हम दे सकते हैं, एक राज्य क्या होता है। इस 1933 का जो मोंटेविडियो सम्मेलन हुआ, उसमें क्या कहा गया, जैसे राज्य के 4 एलिमेंट्स है उसी प्रकार से यहाँ पर 4 एलिमेंट्स की बात की गई है, जिसमें एक को हम शामिल करते हैं अन्य राष्ट्रों के साथ में संबंध प्रारंभ करने की क्षमता, ओके। यानी हम इसको क्या बोल सकते हैं, सॉवरेनिटी हम इसको बोल सकते हैं, संप्रभुता एक प्रकार से। दूसरा है यहाँ पर निर्धारित क्षेत्र, यानी एक ज्योग्राफी इनके पास में होना चाहिए, निश्चित भूभाग होना चाहिए। तो ये क्या है, हमारे राज्य का सेकंड एलिमेंट, युद्ध करने की ताकत, ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। और स्थायी जनसंख्या, तो एक जनसंख्या भी होनी चाहिए, और एक पॉइंट हम शामिल क्या करेंगे, गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है ये गलत हो जाएगा, युद्ध करने की ताकत ये ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर हम गवर्नमेंट को हम शामिल करेंगे। तो एक तो ये हो जाएगा, अन्य राष्ट्रों के साथ में संबंध प्रारंभ करने की क्षमता होनी चाहिए। एक राष्ट्र जो संप्रभु होगा उसी के अंतर्गत ये क्षमता होती है अन्य राष्ट्रों के साथ में रिलेशन बनाने की। दूसरी बात है, गवर्नमेंट होगा, उनके पास में एक ज्योग्राफी होगा और उनके पास में जनसंख्या भी होगी। तो ये सब बातें इस मोंटेविडियो कन्वेंशन के अंतर्गत की गई थी। एक बड़ा सम्मेलन होता है 1933 के अंतर्गत, जो अमेरिका है और जो उत्तरी अमेरिका के देश है और जो दक्षिण अमेरिका के देश है, वो सब मिलकर इस प्रकार का एक सम्मेलन करते हैं 1933 के अंतर्गत। तो क्वेश्चन नंबर 93 हो गया है। क्वेश्चन नंबर है 94, और जेनेवा प्रोटोकॉल ये पढ़ाया हुआ है, 1925 के अंतर्गत हुआ था, बायोलॉजिकल से जुड़ा हुआ है, ये रासायनिक शस्त्रों का निषेध इसमें किया गया है, ए में सेकंड नंबर। तो ये यहाँ से पूरा सही हो जाएगा, ओके। और MTART हम पढ़ते हैं, START हम पढ़ते हैं, INF हम पढ़ते हैं 1987 वाला। तो ये क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं, जेनेवा प्रोटोकॉल, START स्टार्ट, ओके। स्टार्ट ये सेकंड है और ये स्टार्ट फर्स्ट है।
तो इनसे जुड़े हुए जो ऑप्शन है वो आपको दिए गए हैं। जेनेवा प्रोटोकॉल यदि आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। आईएनएफ भी आपको पता है तब भी आप किसी हद तक यानी एक सीमा तक इस क्वेश्चन को कर सकते हो, यानी 1-2 ऑप्शन भी आपको ठीक से पता है, तो आप इसको कर सकते हो। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन ये पूछा गया है। और काफ़ी डिटेल से ये पूछा गया है, यदि आपको इसका डिटेल्स पता है, स्टार्ट फर्स्ट और सेकंड का तभी आप कर सकते हो। आईएनएफ आपने ठीक से पढ़ा है या जेनेवा प्रोटोकॉल आपने ठीक से पढ़ा है, तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो बायोलॉजिकल जो वेपन है, उस पर रोक पहली बार जेनेवा प्रोटोकॉल के अंतर्गत ही हम ठीक से लगाते हैं। उसके बाद में 1972 के अंतर्गत भी बायोलॉजिकल वेपन्स पर एक नियंत्रण लगता है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, 94 के अंतर्गत हो गया है ये। 95 क्वेश्चन है, इसमें स्टेटमेंट कौन-सा गलत है, वो पूछा गया है 95 के अंतर्गत। तो एक है इसमें सामूहिक सुरक्षा यथापूर्ण स्थिति की रक्षा का लक्ष्य करते स्टेटस को की जो कंडीशन बनी हुई है, मान लेते हैं किसी देश में जैसी स्थिति बनी है उसी को बनाए रखना चाहता है इसे कलेक्टिव सिक्योरिटी के द्वारा, सामूहिक सुरक्षा के द्वारा, ये बात ठीक है। दूसरा है सामूहिक सुरक्षा सांस्थानिक रूपरेखा में काम करती है। ओके, इसमें एक इंस्टीट्यूशन होंगे यानी यूएनओ हो सकता है, यूएनओ इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और फिर उनके द्वारा सामूहिक सुरक्षा है, वो प्रोवाइड करवाया जाएगा पूरे विश्व को। तो इसमें क्या होगा, एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, उनका एक फ्रेमवर्क होता है और लास्ट है इसमें एक है गल्फ संकट यानी जो खाड़ी देश है, उनमें 90 और 91 का विषण सामूहिक सुरक्षा का एक सफल प्रयोग है। वहाँ पर अमेरिका के नेतृत्व में इराक पर हमला किया जाता है, ओके 90s में, और फिर वो सफल भी होता है और लास्ट है यहाँ पर सामूहिक सुरक्षा और शक्ति संतुलन की नीति सामान्य परिस्थितियों में संगत रहती है। सामान्य परिस्थितियों में हम इनका प्रयोग क्यों करेंगे? ओके, तो इसका जो आंसर है इसका 95 नंबर आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 96 है, थोड़ा-सा अलग क्वेश्चन है, इसको हम नहीं पढ़ते हैं, ज़्यादातर हम इसको नहीं पढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है और इसमें मॉर्गन्थियन का क्लासिफिकेशन पूछा गया है कि इसमें सही कौन-सा नहीं है। तो 96 नंबर के अंतर्गत जो हेजेमनी से जुड़ा हुआ है, ये जो लास्ट ऑप्शन ये इसमें नहीं है, बाकी साम्राज्यवाद की विचारधारा, यथापूर्व स्थिति की विचारधारा और अस्पष्ट विचारधारा, इन सबको क्लासिफिकेशन के अंतर्गत शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 97 है और ये क्वेश्चन उस समय करंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था। 5 ग्लोबल कॉमन्स की यहाँ पर बात की गई है, एक करंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था, एक बड़ा डिबेट उसमें चल रहा था 2017 के अंतर्गत, ये इस प्रकार का डिबेट चलता है और इसमें ये जो 97 नंबर क्वेश्चन है, इसके अंतर्गत ये जो उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र है, यानी यहाँ पर जो रसिया वाला क्षेत्र है और यहाँ पर जो कनाडा वाला क्षेत्र है, ओके, ये सभी देश मिलकर ये एक समिट करते हैं और वहाँ पर ये डिसाइड किया जाता है कि उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र है, उसको हम ग्लोबल कॉमन्स के अंतर्गत शामिल नहीं करेंगे। तो ये करंट उस समय जुड़ा हुआ क्वेश्चन था, इसलिए वहाँ पूछ लिया गया था। अब यहाँ पर नहीं आएगा, लेकिन आप इसको नोट कर सकते हो कि ये ग्लोबल कॉमन्स क्या होता है और इसमें हम क्या-क्या शामिल करते हैं। तो इसमें हम ओशियन को हम शामिल करते हैं, ग्लोबल ओशियन को, एटमॉस्फियर को हम शामिल करते हैं, पोलर जो रीजन होते हैं उनको हम शामिल करते हैं और आउटर जो स्पेस है, जो अंतरिक्ष है, इसकी जगह अंतरिक्ष लिख लीजिए, अंतरिक्ष को हम शामिल करते हैं और ये जलवायु व्यवस्था हो गई, एनवायरनमेंट यहाँ पर हो गया है, समुद्र यहाँ पर हो गया है और ग्लोबल ओशियन यहाँ पर हो गया है और इंटरनेट को भी हम इसी ग्लोबल कॉमन्स के अंतर्गत शामिल करते हैं, इंटरनेट लिख लीजिए। ओके, लेकिन इसमें भी कंट्रोवर्सी है, इंटरनेट को शामिल हम करें या नहीं करें, ये भी एक विवाद का विषय है। लेकिन ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया? क्योंकि उस समय ये इश्यू चल रहा था, उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र को हम शामिल करें कि नहीं करें, लेकिन वहाँ पर रूस और जो कनाडा जैसे देश है, उन्होंने कहा कि ये ग्लोबल कॉमन्स नहीं, उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र, ओके? तो ये क्वेश्चन उस समय पूछ लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 98 में हम चलते हैं अब। और ये है आर्म्स कंट्रोल से जुड़ा क्वेश्चन है 98 नंबर, ओके। तो इसमें इसका अर्थ है सुरक्षा दुविधा निर्मित करने, यानी ये हो गया सिक्योरिटी डायलेमा से क्वेश्चन पूछा गया है कि इसको निर्मित करने से जुड़ा हुआ है क्या ये सिक्योरिटी डायलेमा, ओके। और सेकंड है इसमें सिद्धांत है ये है रक्षात्मक कूटनीति है और तीसरा इसमें ये सशस्त्र दृष्टिकोण के बगैर ही शांति की बात करता है और
अंतिम है, ये पक्षों के बीच में पारस्परिक सुरक्षा और अति स्थायित्व का लक्ष्य तय करता है। देख लीजिए इस क्वेश्चन को। तो इसमें जो ऑप्शन है, ये जो सेकंड नंबर है, ये सही हो जाएगा। और इसके अंतर्गत ये जो लास्ट है, ये पक्षों के बीच में पारस्परिक सुरक्षा और अति स्थायित्व का लक्ष्य तय करता है, तो ये भी इसमें ठीक हो जाएगा। तो बी और डी इसमें सही आंसर होगा। इसके द्वारा सिक्योरिटी जो डायलेमा है निर्मित करने से, तो ऐसा कुछ इसमें नहीं होता। ये तो कॉन्सेप्ट ही अलग होता है सिक्योरिटी डायलेमा का। यानी एक राष्ट्र के पास में हथियार है, तो उसको देखकर दूसरा राष्ट्र भी हथियार निर्माण करता जाएगा। जैसे कोल्ड वॉर में क्या होता है, यूएसओ को देख के यूएसएसआर लगातार हथियार का निर्माण करता है, और यूएसएसआर यूएसए को देखे और एक दूसरे को देखते हुए हथियारों का निर्माण करते रहते हैं, और उनको नहीं पता है कि हमें कितनी सुरक्षा चाहिए, हमारी सिक्योरिटी के लिए कितने हथियारों की हमें आवश्यकता होती है। जब हमें ये नहीं पता है, तो उसी अवधारणा को हम कहते हैं सिक्योरिटी डायलेमा। तो जब हम कंट्रोल करते हैं, तो सिक्योरिटी डायलेमा को हम निर्मित थोड़ी कर रहे हैं। हम तो ये सुनिश्चित करते हैं, ये हम कंफर्म कर लेते हैं कि इनके पास में हथियार इतने हैं और हमारे पास में इतने। ओके, कंफर्म हम कर लेते हैं। यदि कहीं पर भी इस प्रकार की अवधारणाओं को अप्लाई किया जाता है सस्ता नियंत्रण की। जैसे अमेरिका वालों ने कहा कि हम इससे ज़्यादा मिसाइल्स हम नहीं रखेंगे, परमाणु बम इससे ज़्यादा हम नहीं रखेंगे। तो इससे क्या होता है, एक विश्वास निर्माण होता है, और ये जो सुरक्षा दुविधा की जो स्थिति है वो खत्म हो जाती है, निर्माण नहीं होता है इस प्रकार की जो स्थिति है। उनको पता चल जाता है कि उनके पास में इतने हथियार हैं, तो हमारे पास में इतने रहेंगे। तो सुरक्षा दुविधा यानी सिक्योरिटी जो डायलेमा जिसको हम बोलते हैं, वो खत्म होता है यहाँ पर, ना कि निर्माण होता है। तो ए वाला जो ऑप्शन है उसको तो हम गलत वैसे ही ठहरा देंगे यहाँ पर। और एक हमारे पास में है, ये शस्त्र दृष्टिकोण के बगैर ही शांति की बात करता है, ऐसी कोई बात इनमें नहीं की जाती है। तो सी नंबर है वो भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। और अब हमारे पास में बचेगा बी और डी। क्वेश्चन नंबर है 99। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, और एक कॉमन सा क्वेश्चन है ये। ओके, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। रियलिज्म में किस पर फोकस किया जाता है, स्टेट्स के ऊपर। एक राज्य है, राज्य को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है रियलिज्म के अंतर्गत। ओके, और दूसरा है यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत केवल नॉन स्टेट एक्टर यहाँ नहीं होना चाहिए। ग्लोबलाइजेशन इससे जुड़ा हुआ थोड़ी है, नॉन नॉन स्टेट एक्टर से ही जुड़ा हुआ थोड़ी है। यहाँ पर कोई वर्ल्ड नाम आता या और कुछ नाम आ जाता, तब ये ठीक लगता। और तीसरा है डिपेंडेंसी, यानी इकोनॉमिक से इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ है, आर्थिक क्रियाओं से जुड़ा हुआ है। सभी राष्ट्र डिपेंडेंसी थ्योरी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, सभी देशों में सभी राष्ट्रों के मध्य यदि इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है वो लगातार बढ़ेगी, तो एक कॉम्प्लेक्स डिपेंडेंसी का निर्माण होगा, इंटरडिपेंडेंसी का निर्माण होगा, जिससे इनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। तो ये जो डिपेंडेंसी वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ है, यानी आर्थिक नाम आ गया तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। और अंतिम हमारा फेमिनिज्म जेंडर से जुड़ा हुआ है। तो ये जो ग्लोबलाइजेशन है, ये नॉन स्टेट एक्टर से जुड़ा हुआ नहीं है। यहाँ पर कोई नाम आता, जैसे वर्ल्ड नाम आ जाता, विश्व नाम आ जाता, तब हम इसको मान लेते। और अंतिम हमारा क्वेश्चन है, ये जो सिलेबस आपको दिखाई दे रहा है, ये जो हम पेपर देख रहे हैं, ये वो आज के टाइम में यदि ये पेपर आता तो हम इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन कर सकते थे, क्योंकि अभी सिलेबस काफ़ी चेंज हो गया है। और अभी जो सिलेबस है उसी आधार पर ये आपको ये जो पेपर वो आपको देखने को मिलेगा। अभी वाला हम जब सिलेबस पढ़ते हैं नेट का, और ये जो हम पेपर पढ़ते हैं, तो दोनों एक सा ही लगता है, हमें लगता ही नहीं कि सिलेबस में कुछ चेंज हुआ है। ओके, तो ये है 100 नंबर क्वेश्चन है, द रिचर्ड ऑफ द अर्थ। जो पृथ्वी है उस पर अभागे मनुष्य कौन-कौन से हैं, इस पर क्या बुक लिखी गई है। और ये बुक लिखी गई है फ्रेंच फैनन के द्वारा। 100 नंबर में बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा है यहाँ पर वर्ल्ड ऑर्डर, हेनरी किसिंजर। और ये कैपिटलिज्म, सामिर अमीन। और लास्ट है नियो कॉलोनियलिज्म, द लास्ट स्टेज ऑफ इंपीरियलिज्म। क्या ये जूलियस न्यूरेक की बुक है? नहीं, ये जो बुक है वो जो नियो कॉलोनियलिज्म यहाँ पर लिखा गया है, वो किसका लिखा गया है? क्वामे नकुरमा।
इसको तो हम पढ़ते रहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है क्वामे नक्रुमा का, न्यू कॉलोनियलिज्म द लास्ट स्टेज ऑफ इम्पीरियलिज्म। ओके, तो ये जूलियस न्येरेरे का नहीं है, इसको हम हटा देंगे और बाकी बिल्कुल ठीक है। तो ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है जो हम कर सकते हैं। तो कंप्लीट हो गया है पेपर जुलाई 2018 का। उम्मीद है कि आपको सबको अच्छा लगा होगा, कुछ नया जानने को मिला होगा। यदि अच्छा लगा है तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इसका जो अगला वाला पेपर है दिसंबर का, वो भी हम करेंगे। यदि आपको ठीक लगा है तभी हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो अभी के लिए इतना काफ़ी है।